नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज बात मुद्दे की में बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में क्या है, क्या उसके मानक हैं, कैसे वो तय होती है। क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया एक फेमस यूट्यूबर हैं, 7 यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे लोगों तक उनकी पहुंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दे चुके हैं। लेकिन एक कॉमेडी शो में एक ऐसी टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं मां बाप को लेकर, जिसके बारे में शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और एक आम इंसान जब मजाकिया लहजे में पर्दे के पीछे आपस में जब बात करता है तो इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जाती। उन्होंने अपने उस प्रोग्राम में ये कहा कंटेस्टेंट को कि क्या अपने माता पिता को आप हमेशा उम्र भर सेक्स करते हुए देखेंगे या फिर उनके बीच में जाकर उसे हमेशा के लिए रोक देंगे। इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो अब लोग कह रहे हैं एक तरफ के ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी गलत नहीं बोला है, दूसरी तरफ चौतरफा रणबीर इलाहाबादिया घिरे हुए हैं। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एनएचआरसी ने संज्ञान मामले का लिया है। यूट्यूब को वीडियो हटाने के लिए कह दिया है। महिला आयोग ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक नीलमणि, धर्मेंद्र द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, और हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करूंगा धर्मेंद्र सर आप से। ये जो टिप्पणी रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से की गई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात कही जाती है जी, उसका बहुत बहुत पतली लाइन है। आपने बोलने की आजादी तो दे दी, लेकिन ये कहीं डिफाइन नहीं है कि क्या बोलना है और कितना बोलना है। अब अफसोस की बात यह है कि इस देश में जो इस तरह के सो कॉल्ड जो मोटिवेटर्स हैं, जिनको कहा जा रहा है, जिनको आजकल की जो जेनजी है जो फॉलो कर रही है, वो इसी सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं कि किसी को कुछ भी बोल देना, गाली दे देना। आप सोशल साइट देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, इस तरह की चीजें भरी पड़ी मिलेंगी आपको। तो और दिक्कत इससे ये होती है कि जब ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो जो यंग जनरेशन है उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। वो इनको अपना रोल मॉडल मानती है। रणबीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट करते हैं जिसको करोड़ लोग देखते हैं, जो उनको मानते हैं कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं। अब अगर वो इस तरह की बातें करेंगे और इस चीज की ढाल लेके इस तरह की बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है। ये आप अपनी जनरेशन के आने वाली उसको खराब कर रहे हैं। और यहां पर हर आदमी बात करता है कि मौलिक अधिकार मेरे क्या है, ये मेरे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या कोई मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है जो संविधान में कहे गए हैं? एक आदमी भी मौलिक कर्तव्य के बारे में बात नहीं करेगा। उल जलूल बोलना, फुहड़ता परोसना, इसको इस चीज का अमली जामा पहना देना कि ये तो भाई मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला है। तो मैं इससे मानता हूं कि इस तरह की बातें आपकी सोसाइटी को आने वाले टाइम में जो जनरेशन उसको खराब करती हैं। अभिषेक सर, ये आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है या फिर इस तरीके के शो जो फिलहाल रोस्टिंग के शोज चल रहे हैं, उनमें मतलब जितना मैंने सुना है या फिर देखा है, सेक्स एक आम चीज हो गई है। मतलब बिना सेक्स की बात किए उनकी कॉमेडी ना तो शुरू होती है ना खत्म होती है, और सेक्स के अलावा उन लोगों के पास कुछ है भी नहीं। तो जिस देश की संस्कृति करोड़ों साल पुरानी है, जिस देश का सनातन को जो मानते हैं लोग, संस्कृति को लोग मानते हैं, देश में नहीं विदेशों तक में मानते हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो कहते हैं कि डीएनए इस देश का है। तो ये संस्कृति किस तरफ जा रही है हमारी? देखिए, संस्कृति की तो बात बाद में करेंगे। आप शुरुआत अगर इससे करें कि क्या है, व्यूज के लिए ना जी, टीआरपी के लिए ना, तो क्या टीआरपी के लिए न्यूज चैनल्स पे और बाकी जगह पे जो इस देश के द्वारा संचालित होते हैं, देखे जाते हैं, उन पे आप कई तरह की बंदिशें लगा देते हैं। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते। और यहां अगर यूट्यूब चैनल्स पे देखा जाए तो सरेआम गाली दी जा रही है, माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, और सिर्फ एक व्यूज के लिए। व्यूज को मतलब आप गटर में डाल चुके हैं। व्यूज के लिए आपकी जुबान जो है गटर में जा चुकी है। व्यूज के लिए आप ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? संस्कार आप सोचिए, अगर रणबीर अगर एक शो पे जाके ये कह रहे हैं कि माँ और बाप दोनों एक साथ सेक्स करते हुए, क्या आप उसको देखना चाहते हैं? आमतौर पर सोच नहीं सकते हम लोग इस तरीके की बातों के बारे में। अगर इतना गिर गया और कह रहे हैं कि आज की जेनजी को पसंद, मैं तो हैरान था कि जिस प्लेटफॉर्म पे रणबीर गए थे, उस प्लेटफॉर्म पे पता नहीं मिलियंस में व्यूज हैं, हाँ, करोड़ लोग सब्सक्राइबर हैं और लोग उसको देखते हैं। आप सोचिए कि वो देखने वाले कौन है। क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो देख क्या रहे हैं?
क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि नहीं इस पे बंदिश होनी चाहिए? क्या वहां की राज्य सरकार को यह नजर नहीं आ रहा है कि इस पे बंदिश होनी चाहिए? कहां तक, कब तक और कब तक हम और आप जनरेशन जो है, जनरेशन को कह के कि ये जेनजी को पसंद है, ये जेनजी चाहती है, जेनजी नहीं चाहती, आप उसको परोस रहे हो जबरदस्ती, आप उसको दिखा रहे हो जबरदस्ती, तो वही दिख रहा है। आप अगर एक बार, मैं तो अभी जब आपने कहा कि इसको लेके एक डिबेट करना है, तो मैं ऐसी सर्च करा तो मुझे एक माँ और बेटे का वीडियो दिख गया जो इतने अश्लील हैं कि आप देख नहीं सकते। मेरे घर में मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ वो वीडियो नहीं देख सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लगाम बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से हो, ये लगाम बहुत जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में यूट्यूब जो है, क्या यूट्यूब इंडिया जो कहते हैं ना, वो ऐसा ना हो कि सरकार को ही बंद करना पड़े। बिल्कुल, उस लगाम पर भी बात करेंगे। पंकज जी, ये जो शो चल रहा था इसमें रणबीर अलाहाबादिया के साथ साथ एक लड़की भी थी, अपूर्वा मखीजा करके उसका नाम था। उसने भी बहुत जो है भद्दी टिप्पणी की किसी कंटेस्टेंट को कि पैदा होने के बाद अपनी मां की योनि के अलावा भी कुछ देखा है क्या, कभी देखी है क्या? क्या इस तरीके की चीजें बर्दाश्त करने लायक हैं? नहीं, जब इन लोगों से पूछा गया तो ये इन लोगों ने कहा कि गलती से निकल गया। लेकिन नहीं, गलती वाले बयान तो मैं आऊंगा। एक वीडियो है अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर, वो आया है, कोई किसी और देश का पॉडकास्ट चल रहा है जिसमें एंकर एक छोटे बच्चे से 14-15 साल का बच्चा होगा, उससे इस तरीके का सवाल पूछती है। तो रणबीर अलाहाबादिया ने ये जानबूझकर कहा है, इस बात की पुष्टि तो होती है, अनजाने में नहीं कहा। इसका मतलब कि जानबूझ के कहा है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। और ट्रूथ ड्रिंक उस प्रोग्राम का नाम है, अमेरिका का है, और वहां बच्चों से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अमेरिका में पूछे जाते होंगे, हमारे यहां नहीं पूछे जाते। तो जानबूझ के उसे कॉपी किया है और इन्हें लगा कि अमेरिका में ये चल गया तो भारत में भी चलेगा। लेकिन भारत में उससे भी ज्यादा हद पार कर दी गई। जो अमेरिका में नहीं होता था वो भी यहां पे किया है। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आपने शुरुआत ही की कि बहुत बढ़िया यूट्यूबर है और पॉडकास्टर है, ये सब जो लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, रणवीर को, उनसे जाके पता कीजिए ये छपरी था, है, और इतने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ पॉडकास्ट करने के बाद भी वो छपरी ही रहा। आप इनके जो जानने वाले हैं उनसे बात कीजिए, पता कीजिए। और ये सी ग्रेड यूट्यूबर है। अब पता नहीं किस आधार पे लोगों ने इसका इतना ये कर रखा है। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री से अवार्ड दिलाया, कि कौन लोग थे। प्रधानमंत्री ने तो देखा होगा ना कि किसे अवार्ड दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं। नहीं, ना प्रधानमंत्री को इतना टाइम नहीं है कि वो सारे का कंटेंट देखते चले। उनकी एक टीम होती है जो डिसाइड करती है और फिर वो रिकमेंड करती है, फिर वहां पे जाके पीएमओ के पास आता है, तब आगे बढ़ता है। तो सर फिर गलत नहीं ठहरा मनमोहन सिंह को जो यासीन मलिक के साथ हाथ मिलाते हैं? देखिए, यासीन मलिक वेल नोन फिगर है भाई, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। यही कह रहा हूं, रणबीर अलाहाबादिया भी वेल नोन फिगर है सर। 1 करोड़ लोग सब्सक्राइब किए हैं उसके चैनल को। अरे 1 करोड़ के कितने सारे यूट्यूबर्स होंगे? 1 करोड़ के यूट्यूबर्स कितने सारे इस देश में हैं? सबका प्रोग्राम प्रधानमंत्री देख रहे हैं क्या? प्रोग्राम नहीं देख रहे, लेकिन एक प्रोफाइल तो देखेंगे ना। नहीं, प्रोफाइल देखेंगे। प्रोफाइल में तो लगा के रखा इसने कि इन्वायरमेंटलिस्ट है, स्पिरिचुअल ये करता है, एजुकेटर है, ये बच्चों को सिखाता है, यही तो प्रोफाइल में लिखा हुआ है। लेकिन प्रोफाइल में भेज देता हूं उसका, ठीक है, जिसमें वो लिखा है। देखिए, मैं जो मूल बात ये कह रहा हूं कि इस देश में एक वोक कल्चर जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। जो गलत है वही आजादी है, जो समाज की वर्जनाएं हैं उससे आप पार करते हो तो वही मॉडर्निटी है, वही प्रोग्रेसिव आप कहे जाएंगे। मतलब कि अगर कोई ये माँ बाप सिखाता है कि गालियां मत दो, तो ये कहेंगे कि तुम गाली दोगे तभी तुम आजाद माने जाओगे। अगर कोई कहता है कि कपड़े पहनकर समाज में घूमो, तो ये कहेंगे कि कपड़े उतार कर घूमे तब तुमको आजादी। मैं इन लोगों को जानता हूं, ये वो कल्चर वाले लोगों को। अभी एक कविता कृष्णन नाम की महिला है, कुछ सालों पहले जेएनयू में फ्री ब्रा मूवमेंट चला रही थी। इसी में महिला ने केरल में किस मूवमेंट चलाया था, एक दूसरे को चुम्मा लो, सब सार्वजनिक। कोई कपड़े उतारने का मूवमेंट चला रहा है। आप जाके, मैं बॉलीवुड में जाके देखिए, लड़का लड़की से शादी करना कूल है। नहीं, लड़के लड़के से शादी करो, लड़की लड़की से शादी करो, ये कूल बताया जा रहा है वहां पे। क्योंकि जो नेचुरल है वो कूल नहीं है। ठीक है। इस कल्चर
पता है महामारी की तरफ फैल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? जाके यंग जनरेशन से बात कीजिए। उन्हें लगता है कि मां बाप को अपमानित करना, गालियां बकना और नशा करना, ये सब उसी के हिस्से हैं। यही वो कल्चर है कि जो अमेरिका परेशान है, वह हमारे भारत में फैल रहा है। आज अगर इसे चेक नहीं किया गया ना, तो इस तरह रणवीर अहलाबादिया टाइप के बहुत सारे नजर आएंगे। ठीक है, आऊंगा पंकज जी मैं आपके साथ। पंकज जी आऊंगा आपके जाके रील्स को आप एक बार जाकर देख लीजिए कैसे कंटेंट दिए जा रहे हैं। योगेश अग्रवाल जी, जिस तरीके से शिकायत दर्ज करवाई गई है, एनएचआरसी ने भी शिकायत दर्ज करवाई है, महिला आयोग ने भी शिकायत दर्ज करवाई है, तो अब अगर आगे केस चलता है, हालांकि माफी मांग ली है, केस अगर चलता है तो कितनी सजा का प्रावधान है, क्या कुछ हो सकता है, हमारे कानून क्या कहते हैं इसे लेकर? देखिए, कानून के हिसाब से 2 सेक्शन इनके ऊपर लगेंगे। एक भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296 जो ऑब्ससिनिटी की बात करता है कि अगर कोई ऐसे ऑब्सीन एक्ट करता है पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट एक पब्लिक प्लेस है जहां पर हर पब्लिक की एक्सेस है उसके ऊपर, और मोबाइल फोन तो बच्चों के हाथ में है, और इस तरह के चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। तो पहला सेक्शन तो 296 लगेगा, जिसके अंदर सजा तो 3 महीने की है और साथ में फाइन भी है, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका ट्रायल चलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये जो पूरा ऑब्सीन एक्ट है ये पब्लिश करा गया है ऑनलाइन के ऊपर, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67 भी अट्रैक्ट होगा, जहां पर पहले एक्ट के ऊपर 3 साल की सजा है, और अगर ये रिपीट करते हैं इस तरह के एक्ट को तो वहां पर 7 साल की सजा है। तो जो चैनल है, जो भी ये इंडिया गोट लेटेनिक जो भी ये चैनल है जिसके ऊपर ये सारा डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वीडियोस हैं जहां पर ऑब्सीन एक्ट की बातें करी जा रही हैं। मेरे ख्याल से हर एपिसोड के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जहां पर वो गाली गलौज करते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो चैनल चली इस कारण से रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो इस चैनल को चलाने वाले समय रहना है उनको तो हो सकता है यहाँ पर 7 साल तक की भी सजा हो जाए, क्योंकि रिपीटेड एक्ट है इसके अंदर। और ये जो कंप्लेंट की बात करी जा रही है खाली रणवीर अलाहाबादी के ऊपर नहीं है, ये चैनल आयोजकों के ऊपर भी एफआईआर है, आयोजकों के ऊपर भी है जी। तो देखिए इनकी मुसीबतें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे देश में अभी भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी तरह की बंदिश नहीं है। यहाँ पर हमारा जो पूरा एक्ट बना हुआ है जहां पर आप फिल्मों के अंदर कट लगवाए जाते हैं, चैनल्स के ऊपर रोक लगाई जाती है, जो पूरा एक्ट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। अब YouTube के ऊपर वो तो एक वहां पर अपना एक पहले एक परफॉर्मा भरवा लेते हैं आपसे चैनल बनाते टाइम कि आप कोई भी ऑब्सीन एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रोका कहाँ जा रहा है? YouTube रोकता इसलिए नहीं है क्योंकि YouTube को खुद को कमाई होती है इन सीन्स के ऊपर। YouTube के ऊपर लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे तो YouTube के चैनल के ऊपर चलेगी, एडवर्टीजमेंट चलेगी तो उसका एक शेयर YouTube के पास जाएगा, जबकि YouTube इन सारी चीजों को सबसे पहले डालने से पहले बिल्कुल बहुत सारी गाइडलाइन जारी करता है। मतलब आपके हिसाब से जो कानून है उसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, जितने भी हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, उम्मीद है कि जो है सभी के बच्चे हैं। क्या धर्मेंद्र सर, क्या मतलब हम लोग इस तरीके की चीजें अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं? या फिर दूसरी बात, ये जैसा वकील साहब ने भी कहा कि देखने वाला कौन है? कानून तो है, यूट्यूब पर लागू नहीं होते, लेकिन देखने वाला कौन है और साथ ही इसका जिम्मेदार कौन है? रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग या फिर हम जैसे लोग जो देखते हैं, टीआरपी देते हैं? देखिए, इसमें मैं इस पर आपका जवाब दूंगा इस चीज का, लेकिन जो अभी योगेश जी कह रहे थे कि जो समय रहना है जो इस चैनल को चलाते हैं, उनके इस पेज को आप देख लीजिए, आपको शर्म आ जाएगी अगर आप 2-4 एपिसोड देख लेंगे उसके। कोई ऐसा एपिसोड नहीं होता जिसमें इस तरह की अनर्गल बातें, बेहद फुहड़ता से भरी हुई बातें ना हो, और उसी को वो लोग कॉमेडी कहते हैं। और मैं कहीं अभी पढ़ रहा था, जब मैं देख रहा था डिबेट के लिए बात हो रही थी, तो समय रैना का कोई एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी को बलात्कार पे बात पसंद नहीं होगी, किसी को और मुद्दे पे बात पसंद नहीं होगी, तो क्या हम उस मुद्दे पे कॉमेडी करना छोड़ दें? तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप चैट जीपीटी से कॉमेडी करवा लीजिए। मतलब उस इंसान को इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उसने अपने शो में क्या ऑर्गेनाइज किया, क्या बोला, क्या जनरेशन को वो आदमी परोस रहा है, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो इसमें 7 साल की सजा होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली। जब आदमी कानूनी फंदे में फंसता है, उसकी सारा नेम फेम जब दांव पे लग गया, इतना बड़ा चेहरा बन चुका है वो इंसान पॉडकास्ट की दुनिया में, तो उसने माफी उसलिए मांगी है। नहीं, मैं माफी भी आपको दिखाऊंगा, आदमी को मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं दे रहा है, वही मैं कह रहा हूं, उसको कोई मलाल नहीं, उसको कोई ग्लानि नहीं है। वो अपने धंधे, अपने पैसे, अपने व्यूज के लिए माफी मांग रहा है कि उस व्यक्ति की जो एक पोर्ट्रे किया गया है कि बहुत अच्छा है। और ये पंकज भाई ने एक बात जो कही वो भी बहुत सही कही है। रणवीर अलाहाबादिया के बारे में मैंने पढ़ा, मैं नहीं जानता कितना सच है, मैं ये कोट कर रहा हूं, वो आदमी रिहैब में रहा है, वो उसको ड्रग एडिक्ट था वो आदमी,
ये मुझे पता चला था। पंकज भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, उन्होंने ज्यादा स्टडी की है। और रही बात बच्चों के साथ देखने की, आपने सवाल पूछा, बच्चों के साथ छोड़ दीजिए, मैं खुद देखता हूं तो मुझे शर्म आती है किस तरह की बातें हैं। आखिर एक कॉमेडी शो में एक माँ बाप के सेक्स से क्या लेना देना है भाई? आज से पहले क्या कॉमेडी नहीं हुई इस देश में या दुनिया में कॉमेडी नहीं हुई है? इससे पहले कॉमेडी के शोज नहीं आते थे या इससे पहले कॉमेडी फिल्मों में नहीं होती थी? आप वल्गैरिटी होती थी क्या? आज से आप 20 साल पहले उठा लीजिए, कितनी फिल्में आई बॉलीवुड की, क्या वल्गैरिटी ही कॉमेडी का पर्याय बन गया है आज की डेट में? तो ऐसी मैं किसी के साथ नहीं देख सकता उसको। और मैं चाहूंगा कि जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार इसमें दोनों लोग हैं। जितना जिम्मेदार परोसने वाले हैं उतना जिम्मेदार वो जनरेशन भी है जो देख रही है, और उसके उनके माँ बाप भी हैं जो इस चीज को एक्सेस करने देते हैं। उनको बचपन से 10 साल का बच्चा उसको फोन पकड़ा दिया, 12 साल का बच्चा उसको फोन पकड़ा दिया, उससे कम्युनिकेट ना करना, उसको समझाना नहीं कि वो क्या देख रहा है, क्या बात कर रहा है। तो इसमें 3 लेवल पे कमियां हैं। जो परोस रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों को भी यह समझना होगा कि उनको क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में उनको बाकायदा डिमार्केशन करना होगा। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बच्चे को समझाएं कि वो क्या देख रहे हैं। एक बार माफी दिखाइएगा रणबीर अलाहाबादिया की, किस अंदाज में रणबीर अलाहाबादिया ने माफी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. अभिषेक सर, ये जो आपने माफी का ये वीडियो देखा, ये माफी आपको लगता है कि जेन्युइन माफी है ये? उस माफी में देखो अकड़ है। अगर आप साफ साफ देखिएगा, वो अकड़ के साथ माफी मांग रहे हैं। माफी इसलिए भी मांग रहे हैं, जैसा धर्मेंद्र जी ने अभी कहा, कि सिर्फ पैसा और व्यूज वो चाहते हैं। क्योंकि आप जब देखेंगे ट्विटर पे तो एक चीज और ट्रेंड कर रहा है कि रणबीर अलाहाबादिया का जो शो है TRS, उसको धीरे धीरे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और बात फिर मैं पंकज जी वाली बात पे जाऊंगा कि आजादी के नाम पे नंगई नहीं परोसा जा सकता। आप नंगई परोस रहे हैं, और नंगई इस स्तर का कि बात बच्चों की छोड़िए, हम और आप नहीं देख सकते उसको। बच्चे बहुत दूर की चीज हो गए हैं। और तीसरी चीज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश को, समाज को और गांव में, गलियों में, मोहल्ले में लोगों को जागना होगा, वरना ये हमारे बच्चों पे, आपके बच्चों पे, योगेश जी के बच्चों पे, धर्मेंद्र जी के बच्चों पे असर डालेगा। और आने वाला जनरेशन अगर खराब हो गया ना, तो फिर देश भी खराब होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ये आजादी के नाम पे जो नंगई हो रही है, इसके खिलाफ पूरे देश को जगना पड़ेगा। ठीक है पंकज सर, जब इस देश के युवाओं की बर्बादी लिखी जाएगी तो क्या ये तस्वीरें सबसे पहले सामने नहीं आएंगी, जो तस्वीरें फिलहाल दिख रही हैं? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है। ये इस तरह के कम से कम 10 शोज चल रहे हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग इस तरह के शोज चला रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है। देखिए, एक पेरेंटिंग होता है शब्द, बहुत सारे लोगों ने यह समझ लिया है कि पेरेंटिंग का मतलब पैसे कमाना और बच्चों को सिर्फ पैसे खर्च दे देना है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चों से मिला हूं जहां मां और बाप दोनों कमाते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ वो आया पालती है और आया के साथ रहता है, उसके बाद वो अपने पीयर ग्रुप्स में रहता है। उस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, मां बाप के साथ बैठकर बात किया ही नहीं, और जब भी वो मांगता है तो मनमाने पैसे उसे दे देते हैं। उसके बाद वो आदमी अकेलापन दूर करने के लिए या तो नशे के में दलदल में धंसता है, या फिर इस तरह की चीजें वो सर्च करता है। उसके लिए इमोशंस है ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि मां कैसे गोद में लेके खिलाती है, बड़ा होते कैसे बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, ये फीलिंग्स नहीं है। और ना वो इस तरह के समाज में है जहां समाज उसे बताया कि पिताजी हैं, मर्यादा में रहो। वो अकेला रह रहा है। अब वो बच्चा, रणबीर इलाहाबादिया का मैं देख रहा था लाइफ हिस्ट्री, ये आदमी पढ़े लिखे परिवार का है, बहुत पैसे वाले परिवार का। अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से इसने स्कूलिंग की है। लेकिन हकीकत यह है कि इसकी जो फैमिली थी वो ट्रबल्ड फैमिली थी। पैसे बहुत थे लेकिन विवाद भी बहुत था, और इस वजह से ये ड्रग्स का आदी हो गया, और बाद में इसका रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया और वहां से ये उभर कर सामने आया।
इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं, किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं, और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको। और ऐसे ही लोगों को यह बता दिया जाता है कि इट्स योर लाइफ, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इसने देखा है कि इसके पिताजी शाम को दारू पी के अलग आ रहे हैं, मां अलग आ रही है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। इसको लगता है कि ऐसे ही चलता होगा समाज। इस बात को देखिए, मैं बोलता हूं आर्थिक संपन्नता बहुत अच्छी बात है, पैसे का अभाव न हो, लेकिन जीवन के हर पहलू पे उसका प्रभाव भी न हो। यह मुरली मनोहर जोशी जी का कोट है जो उन्होंने बहुत पहले कहा था, पैसा जरूरी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है। बच्चे, पैसा तो परिवार, अच्छा खासा कमा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि महीने का 35 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और कुल मिलाकर 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अरे जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे डिक को शक करने के मैं 2 करोड़ दूंगा तो 2 करोड़ होगा, तब तो वो दावा कर रहा है, उससे कह रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के पास 2 करोड़ आ जाते हैं, तब दिमाग से मैच्योर हुआ नहीं, जेब में पैसे आ गए तो करेगा क्या? या तो नशा करेगा या इस तरह के काम करेगा। क्योंकि हर के देखिए, शिक्षा से, परिवार से, संस्कार से दिमाग की मैच्योरिटी बढ़ती है। जो अकेला रहा है, जो ड्रग्स एडिक्ट है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में, उसे कहां तक ये कर सकेंगे? हाँ, एक फर्क होता है कि कुछ ऐसे अमीरजादे होते हैं जिनकी पूरी पर्सनालिटी को पीआर एजेंसी मेंटेन करती है, तो वो पब्लिकली लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जैसे ही उनके से मिलिएगा या पर्सनल लाइफ में आप जाइएगा, समझ में आ जाएगा ये तो खत्म है। पीआर एजेंसी को जितने पैसे दिए बस उतना ही इमेज है इसका, और इसकी इमेज बिल्डिंग पीआर एजेंसी करती है, आप पता लगा लीजिए। ठीक है। योगेश जी, मुझे कुछ जैसा ध्यान आ रहा है कि एक बार हनी सिंह से भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया था कि आप इस तरीके के गाने क्यों बनाते हैं। तब हनी सिंह ने कहा था कि पब्लिक की डिमांड है ऐसी। उस पर अगर रोक लगाई जाती उस वक्त पर, तो शायद आज जिस बारे हम बात कर रहे हैं उस बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो क्या कानूनों को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? क्या कानून या फिर कानून ठीक है? देखो, कानूनों को सख्त करने के साथ साथ अब नए रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो काम है उसको अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इस पहलू के ऊपर सोचा ही नहीं गया है। अब ऑप्सिन एक्ट के पब्लिश करने के लिए तो बोला गया है, लेकिन जो इस तरीके से पब्लिश होने के बाद जो चल रहे हैं उनके ऊपर रोक के लिए कोई रोकथाम अभी इसके अंदर कानून में नहीं डाला गया है। कोई कंप्लेंट करेगा तो काम होगा। बहुत सारे वीडियो जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट ही नहीं हो रही है वो चले जा रहे हैं। अब मुझे तो ये लगता है जो इस तरह का कंटेंट बनाने वाले हैं उनकी मानसिकता कैसी है। मैं भी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, मेरे भी बहुत सारे लीगल के कंटेंट है, लेकिन जब भी मैं कंटेंट बनाता हूँ तो सबसे पहले सोचता हूँ अगर मेरे बच्चे इनको देखेंगे तो उनके पास क्या व्यू जाएगा इसका। क्योंकि मैंने देखा लीगल का कंटेंट बनाने वाले भी लोग किस तरह कंटेंट बनाते हैं। आप होटल में अकेले चले जाओ, लड़की को लेके चले जाओ तो क्या होगा, इस तरह कंटेंट लीगल में भी बनते हैं। तो हमें ऐसे कंटेंट बनाने से पहले खुद ही सोचना पड़ता है कि अगर मेरे बच्चे मेरा कंटेंट देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, बिल्कुल पंकज जी ठीक कह रहे हैं कि इनकी कोई मानसिकता ही नहीं है, ये अकेले ही अपने जीवन को जी रहे हैं, इनके हिसाब से कोई फैमिली की वैल्यूज नहीं है। और सरकार को अब जरूरत है इस तरह के रिफॉर्म्स लाने की लीगल में। जो भी कानून बने हुए हैं उनको और सख्त बनाए और इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने कानून के अंदर प्रावधान आने चाहिए। क्योंकि अभी भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर अगर कोई ऐसा कंटेंट डालता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आईटी एक्ट के अंदर है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अभी। ठीक है। सभी से जिन फाइनल लोगों कमेंट, के खिलाफ कंक्लूडिंग कमेंट के साथ यही जो योगेश जी ने बात कही है इसी को आगे बढ़ाऊंगा। क्या कानून और ज्यादा सख्त होने चाहिए? और कानूनी तौर पर ही, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, जब तक डंडा सख्त नहीं होगा तब तक काम जो है, जो गलत काम है वो नहीं रुकेंगे। धर्मेंद्र सर, मैं इस पे आपके फाइनल कमेंट दूंगा, लेकिन ये कैसे सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, इन जैसे जो रोल मॉडल हैं, वो मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर देखता हूं, कहते हुए शर्म आती है। यहां पर लड़कियां हैं यंग एज की, बिल्कुल 20 साल 25 साल 26 साल की लड़कियां, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेक्स की पोजीशंस बता रही हैं। अब आप समझिए कि किस लेवल से दूषित हो चुका है दिमाग लोगों का, सिर्फ व्यूज, फॉलोअर्स और पैसे के लिए। तो इस तरह के जो रोल मॉडल्स हैं वो किधर ले जा रहे हैं समाज को, वो आप समझ सकते हैं। और रही बात कानून की जो आप कह रहे हैं, तो कानून की सख्ती बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा। आप कानून बना देंगे, जैसा कि योगेश भाई ने कहा कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है,
अब कंप्लेन नहीं कर रहा तो पुलिस के पास इतनी फुर्सत नहीं है, नेता के पास इतनी फुर्सत नहीं कि जाकर के वो कंप्लेन दर्ज करवाएगा और उस पर एक्शन लेगा। ये काम हमारी सोसाइटी को करना होगा, हमको करना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन जो है उसको समझा सकें कि ये गलत है, ये सही है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, इस चीज को प्रमोट करना है। तो कानून के साथ साथ ये जिम्मेदारी समाज की बनती है और उससे आप बच नहीं सकते। जो मैंने जिम्मेदारियों की बात की, उससे आप बच नहीं सकते। तो कानून के साथ साथ ये हमको सबको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे चैनल्स के खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी यूट्यूब को। अब आप रिपोर्ट डालेंगे, अगर 1 करोड़ आदमी देख रहा है और उसमें 10 लाख लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो यूट्यूब को बंद करना पड़ेगा मजबूरन उसको, क्योंकि गाइडलाइंस हैं। तो ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, मेरा मानना ये। ठीक है अभिषेक सर, मैं अपनी बात अंत में इसे इतना कहूंगा कि अगर इस तरह की चीजें आगे भी जारी रहेंगी तो हमारा समाज खराब होगा। यूट्यूब अगर नहीं एक्शन लेता है तो भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कहना हूं कि यूट्यूब से कमाई बहुत लोगों की हो रही है। यूट्यूब इंडिया से सब कमा रहे हैं, लगभग सबकी कमाई कुछ ना कुछ हो रही है, लेकिन कमाई के नाम पर, पैसे के नाम पे फुअरता और नंगई नहीं परोसा जा सकता। सेक्स जो पहले SCX बोलने में लोग शर्माते थे, आज वो SCX आप देख लीजिए। पहले कहा जाता कि MMS वायरल हो गया, MMS ये आ गया। हाँ। आज आप देखिए, आप इंस्टा की रील कीजिए, आपको लगेगा कि वही MMS है। माँ बाप के साथ, बेटा माँ के साथ, लड़का लड़की में, जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, सेक्स का पोजीशन। अगर इसको रोकना है तो कोई ना कोई सख्त नियम सोशल मीडिया के लिए लाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से बैन कर दीजिए, यूट्यूब को बैन मत कीजिए, क्योंकि उससे कईयों की रोजी रोटी भी चल रही है। तो बैन ना करके आप सख्ती लाइए, कानून में कुछ ना कुछ बदलाव लाइए, और ताकि ये बंद हो, ये फुअरता बंद हो, ये नंगई बंद हो, और आजादी और अभिव्यक्ति के नाम पे किसी दूसरे की अभिव्यक्ति का हनन ना हो। पंकज जी। जी देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जिस तरह से फिल्मों को लेकर ग्रेड दिया जाता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और उसके अनुसार वो, जैसे कि बहुत सारे इस तरह के साइट्स हैं, जैसे आप जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मांगता है कि आप 18+ है या नहीं। क्या YouTube या फिर इस तरह के जो सोशल मीडिया कंटेंट्स हैं, इंस्टाग्राम, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है? क्या भारत 18+ के लिए तो गाइडलाइन है यूट्यूब में, अलाउड ही नहीं है, लेकिन बात 18+ की नहीं है ना, इस कंटेंट को तो 18+ भी नहीं देख पाएगा ना, या फिर स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं हो पा रहा होगा। क्योंकि जैसे इनका रिच जो होगा वो लिमिट होगा कंटेंट की वजह से ना, तब ये हतोत्साहित होंगे। कुछ ऐसा किया जाए कि जो इस तरह का कंटेंट डाले उसका रिच अपने आप कम हो जाए। ठीक है, मैं अब वो तो ऐसे कैसे होगा मुझे नहीं पता, वो बैन ही बैन ही हो जाए। जो अच्छा कंटेंट होता है उसके ऊपर रीच नहीं आती है। हाँ, ये तो सच है, ये सच है, सही बात है। पॉजिटिव चीजें होंगी जो लोग देखने पसंद नहीं करते। मैं योगेश जी, आखिरी लाइन। बोलता हूं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि दिस कंट्री डजंट नीड डेवलपमेंट बट एंटरटेनमेंट। यहाँ जैसे ही आप कुछ बढ़िया चीज, बस हर किसी को तमाशाई है। आप रोड निर्माण हो रहा है देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन रोड पे 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, फटाफटी कर रहा है, 10 लोग खड़ा हो, गाड़ियां रोक के लोग देखते हैं। बिल्कुल। योगेश अग्रवाल क्या जी, बोलूं? जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से कानूनों को लेकर? सर बिल्कुल कानून सख्त बनना चाहिए और YouTube के ऊपर कहीं ना कहीं हमें बंदिश लगानी पड़ेगी। अब इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनके जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कराने के लिए मजबूर करना पड़ेगा YouTube को, क्योंकि ऑलरेडी YouTube के अगर गाइडलाइंस हैं इस तरह का कंटेंट वो डाल ही नहीं भी, लेकिन YouTube अपनी कमाई के चक्कर में, क्योंकि YouTube के ऊपर भी जब व्यूज आते हैं तो YouTube इंडिया को भी कमाई होती है। YouTube जो वर्ल्ड में चल रहा है उनकी कंपनी को पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो उस कारण से वो इस तरह के वीडियो को प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है अब इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के कंटेंट को रोक लगाने के लिए मजबूर करना चाहिए यूट्यूब को। ठीक है, आप अगर इस तरह कंटेंट लगाओगे तो हम आपको बैन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर, क्योंकि नैतिकता को लेकर भी मुद्दा था और संवेदनशील मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उनकी बात कोट कर रहा हूं, उनका कहना है कि सजा जितनी ज्यादा सख्त होगी इस देश में अपराध उतने ही ज्यादा कम होंगे। अब इन चीजों को देखकर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो सही कह रहे थे। रणबीर अलाहाबादिया जैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, उनकी छवि एक, जैसा जो है धर्मेंद्र सर ने भी कहा कि रोल मॉडल बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसे लोगों को रोल मॉडल माना जा सकता है जिस तरीके की अभद्रता और नंगई ये परोस रहे हैं समाज में? तो आपको भी इस सब का जवाब देना है। बाकी चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।